Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Pooja Singh, and today here we are going to solve paper 1 PYQ from 2012 to 2025. And this is from the book itself. I'm not going for the live session, and since this is a recorded session, not live, so you can pause, you can rewind and solve along with at your own pace. And also a disclaimer for you, because for the maths question, I'm going to be super honest. Why? Because I'm not a maths topper. I am a topper of English literature, and that is why I have received a gold medal for that also. And in fact, maths is a little bit scary for me too. So yeah, but I will show you that how I prepared with simple tricks, with the answers given in the book itself. I practiced a little more, I revised. See, and this we have already covered till question number 15. Today we will be solving all the questions from today. We will be starting from question number 16. Okay, so the very first question is question number 16, that is Venn diagram is a kind of a diagram too. Diagram क्या होता है? Venn diagram. So Venn diagram is a represent and assesses the validity of elementary inferences of syllogistic form. Syllogistic form क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि A, सपोज A रिप्रेजेंट करता है कि I like green color, कुछ लोगों को ग्रीन कलर पसंद है, फिर बी है, कुछ लोगों को रेड कलर पसंद है. तो ए और बी और ये जो सी दिखाता है, यहाँ पे सी दिखाता है, इसको रेड और ग्रीन दोनों कलर पसंद है. सो दैट इज कॉल्ड द वेन डायग्राम, जिसमें आपको रिप्रेजेंट करता है वैलिडिटी एलिमेंट्री का इन्फ्रेंसेस, अगर जो कुछ बोल रहा है तो वो सही है या नहीं है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, रीजनिंग बाय एनोलॉजी लीड्स टू. जो रीजनिंग होता है एनोलॉजी से, वो क्या लीड करता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर किसी का विंग्स बहुत बड़ा है तो वो हम उसको बर्ड की कैटेगरी में करेंगे, और बर्ड की कैटेगरी में भी किसको करेंगे? उसको हम बैट की कैटेगरी में कर देंगे. सो ये एक एनोलॉजी हम निकाले, ठीक है. होमोसेपियन से फिर ह्यूमन बीइंग आया, तो वो एक एनोलॉजी है. तो ये हम लोग एक प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्टिव कॉन्जेक्चर. ये हम प्रिडिक्ट किया ना कि अगर कोई चिड़िया है तो वो उसका जो बड़ा सा विंग्स होगा उसको हम एज अ बैट बोल सकते हैं, ठीक है. नाउ we move to question number 18. Which of the following statements are false? Choose from the code given below. तो कौन कौन सा false है? Inductive arguments always proceed from the particular to general. नहीं, this is correct. या inductive general है, particular से general होता है. या it is correct. हम लोग को false ढूंढना है. और हमेशा देखिए, जैसे अभी हम confuse हो गए कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, हम लोग को गलत ढूंढना है, ठीक है. तो ये सही है, मैंने बोला नहीं, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है. फॉल्स लिखा है तो आपको ढूंढना है, या तो आप पहले सही ढूंढ लो कि कौन कौन सा सही है, या तो आप ट्रू ढूंढ लो कि कौन कौन सा सही है, जो बच गया उसको छोड़ दो, और फिर फॉल्स ढूंढो. बहुत बार ऐसा होता है कि आप सही ऑप्शन टिक करने के बावजूद भी आंसर आप गलत कर देते हो, तो आंसर आपको गलत नहीं करना है. सो यू डोंट हैव टू डू दैट. तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, अ कोगेंट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग. हाँ, ये गलत है. ये इसमें कोई जरूरी, जब आप देखेंगे मस्ट बी, मतलब जो आपको एक्सट्रीम लगेगा, तो एक्सट्रीम कभी भी गलत सही नहीं होता है, वो हमेशा गलत ही होता है. तो इट इज फॉल्स. A valid argument may have a false premises and false conclusion. हाँ, ये हो सकता है. This is correct one. An argument may legitimately be spoken of true or false. No, ये गलत है. और आपका सही आंसर ये 2 और 4 है. So option number C is correct. 2 and 4. Now we move to question number 19. 6 person, that is A, B, C, D, E and F are standing in a circle. एक सर्कल है, उसमें A, B, C, D, E, F खड़े हैं. B is between F and C. जो B है वो F और C के बीच में है. A है वो E and D के बीच में है, और F is left to the D. Who is between A and F? ये बहुत इजी है, आप इसको बना सकते हैं. जो इजी है हम उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जो टफ है उसको एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है. 2012 में बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता था. जो इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो आई एम टेलिंग यू, ठीक है. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है, क्या है क्वेश्चन? द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 25%. By what percentage must a customer reduce the consumption so that the earlier bill on the petrol does not alter? So ये क्वेश्चन है, ठीक है. ऐसे ही पहले हम डिस्क्लेमर दे चुके हैं that I am not very intelligent in maths because I am not a topper at maths, and maths थोड़ा मेरे को स्कैरी करता है. बट स्टिल जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है वो हम छोड़ तो नहीं सकते. ऑब्वियसली वी विल नॉट लीव मैथ्स, राइट. बट हम लोग को मैथ्स को कैसे ब्रेक डाउन करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, वी विल वॉच आउट, ठीक है. मैथ्स से डरना नहीं है. मेरे को भी बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन बहुत टाइम सॉल्व करके क्वेश्चन को बनाते बनाते रिपीट करते करते देख के बनाना, बुक से बनाना. सो यस, यू डोंट हैव टू गिव अप. लेट्स गेट स्टार्टेड. सी, जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के लिए फॉर्मूला जानना पड़े, ठीक है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी मैथ्स प्रॉब्लम रिक्वायर्ड फॉर्मूला. हाउ आई सॉल्व इट आई विल टेल यू, ठीक है. तो सबसे पहले वो बोला है कि प्राइस क्या है, जो भी प्राइस है वो 25% से बढ़ गया है, ठीक है. सो व्हाट वी विल डू, लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल बी ₹100. हम लोग कितना प्राइस कर लिए, उसका 100 रुपीज लिख लिए. किसी भी चीज में आप 100 रुपीज मान के चलेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है. 100 प्राइस मान लिए हम. उसके बाद बोल रहे हैं देन इंक्रीज, कितना परसेंट हुआ है, तो 25% इंक्रीज हुआ है. पहले इट वॉज 100 और उसके बाद से अब ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ठीक है, इंक्रीज हो गया है. तो अब हम लोग देखेंगे कि इंक्रीज हुआ है. उसके बाद आफ्टर इंक्रीज, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बिगनर्स के लिए प्लीज, जो मैथ्स में डर रहे हैं उनके लिए आप देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है,
आप 100 रुपीज लिखिए कि पहले हम 100 रुपए का तेल लेते थे, उसके बाद 25% बढ़ गया। तो पहले हम जब 100 रुपए का तेल लेते थे तो 100 रुपए का लेते थे, लेकिन 25% जब बढ़ा तो उसमें जो भी परसेंट बढ़ता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं। तो बढ़ने के बाद मेरा क्या पैसा आ गया, ₹125। ठीक है, नाउ अब व्हाट वी विल डू, सपोज अर्लियर कंजम्पशन वाज रुपीज 1000। ये हम एक सपोज करके लेके चलते हैं, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि पहले हम 1000 रुपए का तेल भरवाते थे। तो मेरा जो बजट था 1000 के तेल में मेरे को कितना तेल मिलता था, 10 लीटर का तेल। सपोज आई एम गिविंग ₹1000, तो मेरे को कितना का तेल मिलता था, 10 लीटर। ठीक है, इन दैट मनी। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमको कितना रिड्यूस करना है। ठीक है, ही इज आस्किंग, क्वेश्चन में आस्किंग कि हमको कितना % रिड्यूस करना होगा कि जो मेरा पहले जो बिल आता था, मतलब मेरा जो 100 रुपीज बिल आता था, वो बिल भी सेम रहे, भले मेरा जो ऑयल, ऑब्वियसली अगर हम कोई भी सामान लेते हैं तो सपोज 10 रुपए का चॉकलेट लेते हैं हम, तो पहले हमको 10 रुपए में 10 चॉकलेट मिलता था, लेकिन अब जब दाम बढ़ गया है 12 रुपया हो गया है, तो 12 रुपए में हमको 10 चॉकलेट तो नहीं मिल सकता। हाँ, 12 रुपए में हमको 8 चॉकलेट जरूर मिल सकता है। तो दैट व्हाट इट इज सेइंग, मेरा थोड़ा प्लीज बियर इट विथ मी, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। पेट्रोल 100 रुपए का था, इंक्रीज परसेंट 25%, आफ्टर इंक्रीज इट बिकेम 125। अब अर्लियर कंजम्पशन हम 1000 रुपए का तेल भरवाते थे तो हमको 10 लीटर तेल मिलता था। अब जबकि बढ़ चुका है, जब दाम 25% बढ़ चुका है, तो उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर में हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, जो वैल्यू है, जो अभी वैल्यू है, और ये 125 जो बेस वैल्यू रहता है। ठीक है, बेस वैल्यू। ठीक है, 1000 बाय 125, 1000 मतलब क्या है, 1000 रुपीज का पेट्रोल जो हम लिए और 125 जो इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इसको हम कट करेंगे तो इट विल बिकम 8। तो अब हमको कितना मिलेगा, सेम चीज जो पहले हमको 1000 रुपए में 10 लीटर मिलता था, नाउ आफ्टर इंक्रीज, ये 25% का जो इंक्रीज हुआ है हमारा, ये 25% का जो इंक्रीज हुआ है हमारा, उसके चलते अब हमको सिर्फ 10 से 8 लीटर का मिलेगा तेल। नाउ डिक्रीज इन कंजम्पशन बिकेम 2 लीटर। कितना हो गया, 2 लीटर का हो गया। तो अब हम लोग को डिक्रीज परसेंटेज निकाल देना है। 2 लीटर जो मेरा न्यू वैल्यू आया आफ्टर डिक्रीज, तो 2 लीटर लिख दिए। बेस वैल्यू मेरा क्या था, 10 लीटर, तो यहाँ पे हम बेस वैल्यू 10 लीटर लिखे हैं। ठीक है, और अब इसको क्या करना है, हमको किसी भी चीज का परसेंटेज आपको निकालना है। बस ये आपका एक फॉर्मूला आपको बस आना चाहिए, किसी भी चीज का परसेंटेज वैल्यू निकालना है आपको। नीचे बेस वैल्यू लिखिए जिसको आपने बेस माना था, सो राइट बेस वैल्यू। ठीक है, और जो 2 लीटर है जो आपको आफ्टर इंक्रीज परसेंट मिला, दैट इज 2 लीटर, और उसका हमको निकालना है परसेंटेज, सो दैट बिकम्स 20%। सो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आप बाद में रेफर कर सके और आपको समझ में आ सके। और सिंस इट इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, आप उसको अपने से पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं और अपने पेज पर देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज इट। सो फॉर 20 द क्वेश्चन नंबर ए, दैट इज 20% इज करेक्ट। तो पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ 25%। कौन सा है, कितना परसेंटेज से जो कस्टमर है उसको अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। ठीक है, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, ताकि जो उसका अर्लियर बिल आता था, मतलब उसका 100 रुपया रहे तो 100 ही रुपया रहे, लेकिन उसको 2 लीटर घटा के ही दे। ठीक है, सो दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ सेइंग इट। तो बहुत ईजी था, इट वाज डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको परेशान होने की उतना ज्यादा जरूरत नहीं। नाउ दिस इज वेरी अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है और ये बहुत टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन है। अगर आपको बस एक चीज भी पता है ना, तो यू विल बी एबल टू डू इट। इसमें पूछा है कि इफ राम नोज दैट y इज एन इंटीजर। ठीक है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। अगर आपको ये बस ये वर्ड का मतलब नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो आपको ऐसे अप्रोच करना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यूजीसी नेट का मैथ्स जो हमारे स्पेशली इंग्लिश वालों के लिए होता है वो उतना ज्यादा टफ नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको बहुत बेसिक पे ध्यान देना है। इंटीजर क्या है, द पॉइंट आइदर इट विल बी हैविंग माइनस, पॉजिटिव एंड जीरो, द नंबर्स हु आर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। तो इसमें पूछ रहा है इफ राम नोज दैट y इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 2 and less than 7, Hari knows that y is an integer greater than 5 and less than 10, then they may correctly conclude that। तो ये एक सिचुएशन दिया है और उसमें बहुत सारा ऑप्शन है, अब आपको उसमें से बताना है क्या है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, आई एम टेलिंग यू। इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, बेसिकली अगर आपको पता है कि इंटीजर क्या होता है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, बीच में आपको पता है इट इज 0, इधर आपका होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो आपने जब ये बना लिया, ये इंटीजर बना लिया, दिस इज 0 एंड उसके बाद से आपने ये बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इधर पॉजिटिव होता है, उधर नेगेटिव होता है। सो इसमें ये बोल रहा है कि 2 ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7, ग्रेटर देन 2 से ये ग्रेटर होना चाहिए और 7 से ये कम होना चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहा है कि हरी नोज y ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10, तो 5 से बड़ा होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। तो क्या बोलता है कि यस y कैन बी एग्जैक्टली डिटरमिन्ड। तो कहीं ये वहां पे y एकदम एग्जैक्टली डिटरमिन होगा, यस ये होता है y एक्सिस, वो होता है ऊपर वाला होता है x एक्सिस। ठीक है, तो इसी से हम लोग को पता चल जाता है कि यस दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी बोला है कि y में भी ईदर ऑफ 2 वैल्यूज, नहीं, ये पूरा डिटरमिन क्लियर बता रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 पाइप्स कैन फिल अ रिजर्वोयर
इन 15, 20, 30 एंड 60 घंटा रिस्पेक्टिवली। तो 4 पाइप है, उसको आप 4 पाइप है और क्या है बोलता है कि 15, 20 और 30 घंटे में वो भर सकता है। जो पहला पाइप है उसको सुबह 6 बजे खोला जाता है, जो दूसरा पाइप है उसको 7 बजे खोला जाता है, जो तीसरा पाइप है उसको 8 बजे खोला जाता है और जो चौथा पाइप उसको 9 बजे खोला जाता है। व्हेन विल बी द रिजर्वॉयर बी फिल्ड? सपोज ये कुआं है, मतलब कुआं रिजर्वॉयर जो भी आप बोल लो, और इसमें 4 पाइप लगा हुआ है 1 2 3 4। तो जो पहला वाला पाइप है उसको 15 घंटा लगेगा। तो ये सपोज ये बहुत मोटा पाइप है, उससे थोड़ा सा पतला, उससे थोड़ा सा पतला, ये बिल्कुल थिन। तो यही कह रहा है कि आप एग्जैक्ट टाइम बताइए कि ये चारों नल का जो एग्जैक्ट टाइमिंग है, ये बता दिया टाइमिंग क्या क्या दिया हुआ है, आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बताना है कि कब कैसे फिल्ड होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड, सॉल्व करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, इसमें बोला है कि 9 बजे से शुरू हो जाती है पाइप का भरना, ठीक है। और यहाँ पे पहले बोला था कि 4 पाइप है, 4 पाइप में जो एक 6 बजे खुलती है, एक 7 बजे, एक 8 बजे, एक 9 बजे। तो जो पहली वाली पाइप है वो कितने घंटे काम की? 3 घंटे काम की। जो दूसरी पाइप है वो 2 घंटे काम की। जो तीसरी पाइप है वो 1 घंटे काम की। और सारा का मेजरमेंट दिया हुआ था कि वो 15 घंटे में काम, पहली वाली पाइप 15 घंटे में, दूसरी वाली 20 घंटे में और तीसरी वाली 30 घंटे में, ठीक है। व्हाट यू विल डू कि जो 9 बजे तक है, जो पहला पाइप जो हम लोग 6 बजे खोले हैं, तो 6 से 3 कितना हो गया? 6 से 9 कितना हो गया? 3 घंटा हो गया। तो हम लोग 3 घंटा यहाँ पे लिखेंगे, 3 घंटा। और कितना फिल करेगा? वर्क डन कितना होगा? 1/15। दूसरी पाइप है वो 2 घंटा चल चुकी होगी वो पाइप, तो 2 × 1/20, ठीक है। और जो तीसरी पाइप है वो सिर्फ 1 घंटा खुला है, तो 1/30। फिर इसको हम लोग कट कर लेंगे, 3 5 15, 2 10 20, देन 130 को एज इट इज लिख लेंगे। तो 1/5, 1/10 और 1/30। नाउ 1/3। अब ये 1/3 क्या हो गया? ये फिल्ड हुआ है 9 बजे तक का, ये सीन है। दिस इज द सीन ऑफ 9 बजे तक का। किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं? एज अ होल ट्रीट करते हैं। अगर वो एक पार्ट है, कंप्लीट पार्ट है 9 बजे तक, और ये कितना 1/3 फिल्ड हुआ, तो कितना फिल्ड नहीं हुआ ये हम लोग को जानने के लिए अनफिल्ड पार्ट 9 बजे तक 1 - 1/3, तो 2/3 अभी तक नहीं भरा है। तो 2/3 को कैसे भरा जाए और उसमें कितना टाइम लगेगा? बिकॉज अल्टीमेट आंसर इज की रिजर्वॉयर जो भरने में हमारा कितना समय लगेगा, एग्जैक्ट हमें टाइमिंग बताइए। तो एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ा? ये पार्ट निकल गया कि हाँ इतना भरा है, और पूरा में से हम लोग ये माइनस कर दिए तो इतना हुआ। अब we will be knowing कि पार्ट फिल्ड बाय ऑल 4 पाइप, अब चारों पाइप का जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 1/15 हमारा आया था, 1/20, 1/30, 1/60। इन टोटल को ये शॉर्ट में भी बताया है, ये आपको एलसीएम लेना है। आप एलसीएम लीजिएगा, बहुत इजी एलसीएम लेना थी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक यूजीसी नेट लेवल, तो आपको एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो ये आना चाहिए। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तभी आप ये सारा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा आपके लिए समझना थोड़ा। तो ये जो भी पार्ट है 2/3 का पार्ट आया। अब 2/3 ऑफ रिजर्वॉयर विल फिल्ड अप, कैसे क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, इंटू 2/3 करेंगे, 3 2 6, दैट इज 4 आवर्स। तो टोटल चारों रिजर्वॉयर जो 2/3 का जो खाली पार्ट था वो 4 घंटे में फिल होगा। और 4 घंटे में फिल होगा, तो जब 4 घंटे में हम लोग 9 बजे से शुरू करेंगे 4 घंटा, तो 9 10 11 12 1, तो ये टोटल एग्जैक्ट हमारा एट 1 PM इट विल बी फिल्ड अप। सो दिस वाज द क्वेश्चन that 4 pipes can fill up 15, 20, 30 and 60 hours respectively. The first one was opened at 6 AM, 7 AM, 3rd AM, 8 AM, 9 AM. अब पूरा कब भरेगा? तो राइट आंसर इज 1 PM. आई होप यू अंडरस्टैंड। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, सो दैट आप बाद में भी इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर इट। आई होप यू हैव टेकन इट। Our next question is that the total electricity generation in a country, जो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है कंट्री में, वो 97 GW का है, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेज इज इंडिकेटेड परसेंटेज टर्म, दैट इज पाई चार्ट गिवन बिलो। ये एक पाई चार्ट गिवन है। फॉसिल फ्यूल 70%, हाइड्रो पावर 20%, विंड एंड सोलर एनर्जी का 7% दिया हुआ है, और न्यूक्लियर पावर का 3% दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है What is the contribution of the wind and solar power in absolute terms in the electricity generation? तो टोटल इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको लिखना है कि टोटल आउट ऑफ टोटल परसेंटेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 97 दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल आपको 97 गीगावाट दिया हुआ है, आपको 97 लिखना है। और एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना विंड एंड सोलर एनर्जी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 7। तो यहाँ पे आप 7 लिखिए। 97 कितना आपका परसेंटेज है? 7/100, दैट गिव्स 6.79 GW, ठीक है। Now question number 24. What is the contribution of renewable energy sources in absolute terms in the electricity generation? इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। 97 × 27 जो आपका परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पाई चार्ट में आपका परसेंटेज दिया हुआ है, वो करके उसके बाद इफ यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट 26.19 GB, ठीक है। Now we move to question number 25. TCP IP is necessary if one wants to connect the what? फोन लाइन्स नहीं, लैन नहीं, सर्वर नहीं, यस इंटरनेट के लिए ही TCP और IP बहुत जरूरी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26. ईच कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर हैज एन ASCII वैल्यू विच स्टैंड फॉर। डायरेक्टली इनका क्या पूछा है? फुल फॉर्म पूछा है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। ये बहुत बार पूछा गया और ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन भी है, सो आप इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं और याद कर लीजिए, आपका मैथ फॉलोइंग क्वेश्चन में भी आ सकता है। सो इट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following is not a programming language? Pascal प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28.
मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड। बिट्स एक बार आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीटी टर्म्स में हमेशा बिट्स बाइट्स का क्वेश्चन पूछता है, कौन कितना का इक्वल होता है, इसमें भी इक्वली पूछा। देखिए, रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट डेसिमल नंबर इज इक्वल टू, तो कोई भी मिनिमम ऑर्डर का बिट्स है कितना स्टोर कर सकता है 3 डिजिटल नंबर में, इट इज 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ, क्या है ये, हमेशा ये आप लिख ही लीजिए, हमेशा ये एक पूछेगा ही पूछेगा आपसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ, ये तो डायरेक्टली पूछ ले। इसमें आपको पूछ सकता है कि अभी जो आप देखेंगे, जैसे अभी 2012 में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जब आप 2025 में देखेंगे यही क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके कैसे पूछता है कि ये सारा चीज है, इसमें कौन सा नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट पूछ ले कि कौन सा टाइप का, उससे पूछता कौन सा नहीं है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ब्राउजर, आईपी एड्रेस, इट इज अ ब्राउजर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, POP3 and IMAP are email accounts in which one only has to be connected to the server to send and receive email। तो ये आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि आप ये कितना खुद से भी पढ़ लेंगे तो आपको नहीं पता होगा। ये बहुत ज्यादा जो डीप, जिनका कंप्यूटर साइंस होगा उनको ही पता होगा, बाकी नॉर्मल नहीं पता है। तो जो नहीं पता है उसको आप याद कर लो, उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सी पेपर 1 अगर आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका डायरेक्टली PYQ से ही आता है, पैटर्न भी PYQ आता है। सो अच्छे से देखिए, ये भी क्वेश्चन हमेशा रिपीटेटिवली आना ही आना है, पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन आना ही है, ये पीपल एंड एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इरिटेशन इन आईज कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेंट, कौन से पॉल्यूटेंट से आंखों में इरिटेशन होता है, सो इट इज PAN, PAN, PAN। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का सोर्स क्या है, सो इट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सो जो बहुत सारा एसी यूज कर रहे हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, हीट वर्क, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, तो बहुत सारा चीज इन्हीं के वजह से हो रहा है, तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, कौन सा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स नहीं है, सॉल्ट। ठीक है, बाकी क्लीन एयर है, फर्टाइल सॉइल है, फ्रेश वाटर है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट यूज्ड एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर इन वाटर, कौन सा यूज नहीं है, कौन सा नहीं है, इट इज दी डेंसिटी। ठीक है, फिर S and P आर वेव्स आर एसोसिएटेड वर्क, ये भी बहुत रिपीटेड है, हमेशा पूछता है, सो इट इज रिलेटेड विद अर्थक्वेक्स। S और P वेव्स क्या होता है, सिस्मिक वेव्स होते हैं, उससे हम लोग पता चलता है कि अर्थक्वेक का इंटेंसिटी कितना ज्यादा, कितना मैग्नीट्यूड का आपका अर्थक्वेक है। ठीक है, फिर नाउ मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ओजोन होल, ओजोन होल किससे हम लोग मेजर करेंगे, इट इज यूवी रेडिएशन। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट किससे होता है, मीथेन से होता है। नेचुरल हजार्ड क्या है, सुनामी। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इकोसेंट्रिज्म। सो विच गिव्स अस ऑप्शन नंबर A, दैट इज B, C, A and D। क्वेश्चन नंबर 37, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये शिमला में लोकेटेड है। और ये अगेन आई विल इसको हम मेजर करेंगे और मेंशन करेंगे एज अ 15 टाइप। और 15 टाइप क्या होता है, दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, 15 टाइप्स आर दोस टाइप्स जिसमें हम लोग को कुछ समझ नहीं आता, उसका कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन हम लोग उसको कॉमन सेंस या कैलकुलेटेड गेस से सॉल्व करते हो। और ये क्वेश्चन आपको UGC नेट परेशान करने के लिए देता है, तो आपको परेशान नहीं होना। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गेस वर्क कीजिए, इसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं इतना पढ़ा होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 38, इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेज ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये भी 15 टाइप का है। ठीक है, तो ये 4 है, इसको अब नेक्स्ट टर्म के लिए आप याद कर लीजिए, अपकमिंग जून 2025 के लिए, तो ये आपका क्या है, 4 रहता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज कंसिडर्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो कौन सा है ये, इट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बहुत फेमस है ये वाला, तो ये भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, Who among the following created the office of the district collectorate in India? So it is Warren Hastings। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये पढ़ लीजिए कि ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट और इंग्लिश इन इंडिया कैसे हुआ, क्या 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 बोलते हैं उसको, कौन कौन सा डिस्पैच हुआ, कौन कौन सा मूवमेंट्स आया, कौन कौन सा चीज एजुकेशन में इंडिया में हुआ आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी हैज अराइव्ड। ठीक है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स से हुआ जब ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंडिया में बना। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन इंक्लूड, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है इंडियंस का, बहुत इजी आता था पहले, तो हाँ भैया रिस्पेक्ट करना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को। ठीक है, उसके बाद टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, यस, और रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, नहीं ये जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट अगर अच्छा हो तो भी तभी रिस्पेक्ट करना है, अच्छा नहीं है तो नो नीड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, यस। सो 1, तो ऑप्शंस आर 1, 2, 4 इज करेक्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओथ, किस चीज का ओथ लेता है, तो भैया प्रेसिडेंट हमारा लेता है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, if you get an opportunity to teach a visually challenged student along with the normal students, what type of treatment would you like to give him in the class? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, अगर आप एक प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो आपको ये समझ में होना चाहिए कि अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड है या फिर स्पेशल चाइल्ड है, तो आपको उसको ट्रीट करने आना चाहिए। यू शुड नॉट बी एक इनह्यूमन नहीं बनना है, आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है। ठीक है, तो आपको ये करना है, आपको अपना दिमाग चलाना है और उस बच्चे को कैसे आप अपना बेनिफिट दे सकते हैं, इंपैथी दे सकते हैं, सिंपैथी दे सकते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट अ पेस कन्वीनियंट टू हिम। ठीक है,
सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, गलत है। उसको सिंपैथेटिकली केयर इन द, ये भी गलत है। यू विल थिंक ऑफ दैट ब्लाइंडनेस डेस्टिनी एंड हेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ये भी गलत है। जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, ये डेस्टिनी वाला एक्सट्रीम पॉइंट था, ये आपको बिल्कुल नहीं करना। ब्लाइंडनेस वाला सिंपैथेटिकली, सिर्फ सिंपैथेटिकली नहीं करना, ये भी पूरा गलत है एज आई सेड। और सफर होगा एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो आपको एक प्लेस अरेंज करना है और उसको कन्वीनियंटली बैठाना है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट? कौन सा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अचीवमेंट टेस्ट का? सो इट इज एम्बिग्विटी, नॉट रिलायबिलिटी। ऑब्जेक्टिविटी ये तो अच्छा चीज होता है, रिलायबल कर रहा है आपको टेस्ट में, ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, वैलिडेशन है, बट एम्बिग्विटी मतलब कुछ क्लियर नहीं होना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्ट एड? कौन कौन सा प्रोजेक्ट एड में नहीं हो? प्रोजेक्टेड एड मतलब आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी तो उसको मतलब होता है कि प्रोजेक्टेड एड। तो ब्लैक बोर्ड नहीं होता है, रेस्ट सब कुछ होता है, ठीक है। साइड प्रोजेक्टर होगा, एलपीडीआर वो सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 46, फॉर अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड? कौन सा मेथड करेक्ट होगा? तो सबसे अच्छा मेथड होगा राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल, दिस इज द करेक्ट। फास्ट और क्लियरली नहीं, फास्ट लिखेंगे तो जो स्लो लर्नर है वो नहीं लिख पाएंगे। राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड, नहीं ये गलत है। आप साथ साथ में बताइए और साथ साथ में लिखिए। और दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको वही करना है, आपको एक टीचर जैसा बिहेव करना है और आपको एज अ स्टूडेंट भी अपने आप को एक स्टूडेंट भी समझना है, अपने आप को एक टीचर भी समझना है कि क्या अगर हम टीचर हैं और स्टूडेंट के साथ ऐसा कर रहे हैं तो क्या वो अच्छा फील करेगा। और स्टूडेंट समझ के करना है कि अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं और टीचर जल्दी से मिटा दी तो नहीं। तो आप एक स्टूडेंट बन के देखिए कि अगर फास्ट और क्लियरली नहीं, पॉसिबल नहीं है। आस्किंग अ क्वेश्चन स्टूडेंट्स एंड देन राइटिंग द आंसर स्टेटेड बाय देम, नहीं, दिस इज ऑल्सो बोरिंग टाइप। सो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है और क्लियर लिखना है, सो दैट इट विल बी अंडरस्टैंडिंग फॉर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और शी, एक टीचर कब सक्सेसफुल हो सकता है? जब वो अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करे एक बेहतर नागरिक बनाने में, ना ही कि सिर्फ नॉलेज दे, ना ही सिर्फ एग्जाम पास करा ले, और ना ही सिर्फ वो सब्जेक्ट मैटर मतलब कॉपी में छाप कर ले जाए, प्रेजेंटेशन सुंदर सा बना ले, नहीं, ये सारा गलत है। अगर इवन आई एम सेइंग दिस टू यू, इफ आई एम मेकिंग वन पर्सन स्माइल एंड इवन इफ आई एम एबल टू मेक दैट पर्सन हेल्प किसी भी वे में, so I think that's a win-win for me and that's the whole motive of me solving PYQ। जैसे तैसे फोन को ट्राइपॉड को एडजस्ट करके हैंड, आई विल शो यू द सेटअप समटाइम्स बिहाइंड द सीन में कि फैन बंद करके ताकि आवाज नहीं आए ज्यादा, बट स्टिल इन्वर्टर का आवाज आ रहा है। बट स्टिल आई जस्ट वॉन्ट कि आपका PYQ सेशन क्लियर हो जाए, आप एक अच्छे नागरिक बनो, खुश रहो। जो बहुत सारे लोग बहुत मतलब इतने सारे करोड़, 100, 130, 140 करोड़ पीपल वी आर इन इंडिया एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि सभी लोग बुक खरीदना अफोर्ड कर पाए। सो दिस इज माई, मतलब मेरे तरफ से एक छोटा सा हेल्प आई कैन डू कि हाँ मेरे पास बुक है, तो आई एम जस्ट डूइंग इट। सो येस, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही शी हेल्प स्टूडेंट्स इन बिकमिंग अ बेटर सिटीजन। एंड मेरा हमेशा वही मोटिव रहता है कि मेरे से अगर मेरे पास नॉलेज है तो इफ आई एम शेयरिंग माई नॉलेज, तो वो आप एक बेहतर सिटीजन बने, ना कि सिर्फ एग्जाम पास करके। बट हाँ, एग्जाम पास करना भी जरूरी है विथ अ गुड हार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड क्वेश्चन नंबर 48, डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, डायनामिक अप्रोच क्या होता है टीचिंग के लिए? तो टीचिंग द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, तो यही होता है डायनामिक आपका, ना कि फोर्सफुल आपको, ना ही इफेक्टिव, ना ही टीचर को एनर्जेटिक और डायनामिक होना चाहिए, नहीं, एक्सट्रीम्स को आपको छोड़ना है। जो बहुत एक्सट्रीम में लिखा हुआ, यू डोंट हैव टू डू दैट, ठीक है। द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टेटिक बट डायनामिक, एकदम बकवास, नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। सो द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, ठीक है। Now question number 49, the research that aims at immediate application is, अगर कोई भी रिसर्च, this is from research and aptitude question, the research that aims at immediate application, अगर तुरंत किसी चीज का एप्लीकेशन बोल रहा है तो that is an action research, क्योंकि इसमें हम लोग को immediate action लेना पड़ता है। Question number 50, when two or more successive footnotes refer to the same verb, which one of the following expression is used? तो इसके लिए IBID, ये मेरे को भी नहीं पता ये क्या होता है, बट हाँ अगर 2 फुटनोट्स, ये आप याद कर लो, अगर 2 या 2 से ज्यादा फुटनोट्स होता है तो उसमें IBID, अगेन आई विल कंसिडर इट एज अ 15 टाइप, ठीक है। Question number 51, 9-year-olds are taller than 7-year-olds. This is an example of a reference drawn from. तो ये क्या है कि जो ये रीजनिंग का है, 9 साल वाले हैं वो 7 साल के थे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक 9 साल के बच्चों को ले रहे हैं, एक 7 साल के बच्चों, तो हम ये दोनों का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए वी आर टॉकिंग क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। कॉन्फ्रेंसेस आर मेंट फॉर, कॉन्फ्रेंसेस किस चीज के लिए बना हुआ है? सो कॉन्फ्रेंसेस इज मेंट फॉर मल्टीपल टारगेट, यहां पे लिख देते हैं, मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स के लिए बना हुआ है, ग्रुप डिस्कशंस के लिए बना हुआ है, शोकेसिंग न्यू रिसर्च, तो इट इज फॉर ऑल ऑफ द अबव। नाउ एक्स फैक्टर रिसर्च मींस, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार रिपीटेटिवली, मतलब 2012 से लेकर अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2012 का, और आप देखिएगा 2025 तक में ये नहीं भी तो 100+ टाइम ये पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग में पूछा गया, डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि ये क्या होता है।
तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब होता है कि जो रिसर्च कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, जब कुछ इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद हम लोग जो रिसर्च करते हैं उसको हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो, पोस्ट का मतलब होता है कुछ चीज के बाद, मतलब यहाँ रिसर्च है तो रिसर्च के बाद वाला जो काम होता है उसको बोलते हैं एक्स फैक्टो। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड, रिसर्च एथिक्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है? ऑनेस्टी, रिसर्च एथिक्स, एथिक्स मतलब आपका आप कैसे आदमी हो, आपका एथिक्स कैसा है, आपका मोरल कैसा है, आपका डिसिप्लिन कैसा है, आप झूठ तो नहीं बोलते हो, आप गलत चीज में तो नहीं हो, तो एथिक्स वो देखता है। तो ऑनेस्टी उसमें रहना ही चाहिए, इंटीग्रिटी रहना ही चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी रहना चाहिए। हाँ, एथिक्स सब्जेक्टिविटी को इंक्लूड नहीं करता है। सो दिस वाज जून 2012 PYQ, और ये जब जून 2012 में जब हो रहा था तो उसमें टोटल 60 क्वेश्चन रहते थे पहले, अब ये 50 क्वेश्चंस कर दिए हैं। पहले अर्लियर इट वाज यूज्ड टू बी 60 क्वेश्चंस, ठीक है। सो अब टिल 54 वी हैव सॉल्व्ड। नाउ दिस इज द पैसेज 1। तो एज ऑफ नाउ दिस वीडियो हैज बीन बहुत ज्यादा लंबा, सो आई डोंट वांट टू, दिस वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा, ये अब बस PYQ ये पैसेज है, तो पैसेज के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो सो दैट कि आपको भी इजी हो, वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि ओनली फॉर पैसेज। सो दिस वाज रैप फॉर 2012, ठीक है। दिस वॉज एन रैप फॉर 2012 और वी हैव सॉल्व द PYQ ऑफ जून 2012 फ्रॉम 1 to 50 क्वेश्चंस। एंड यस, अगर मैथ्स के लिए आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो सो बियर इट विथ मी, आप प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज फॉर बिगनर लेवल। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट गिव अप, राइट। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं से भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप मेरे वीडियो देख के स्टार्ट कीजिए, आप जो भी बेसिक्स फॉर्मूलाज होते हैं उसको फॉर्मूलाज को कीजिए, सो दैट विल गिव यू अ formula. And yes, this PYQ series is very helpful for your upcoming examination. So yes, if you like this video, do not forget to like, share, subscribe and follow for more. और this was the first series, ये पहला series है और अभी ये continue होने वाला है. So yes, that's it. Today we have solved the complete 2012 question. So yes, thank you so much. Subscribe and share with your friends जिसको जरूरत हो. And okay, thank you.